इस वीडियो में हम लोग रेक्टेंगुलर प्लेट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना सीखेंगे। क्लियर है? तो रेक्टेंगुलर प्लेट के मोमेंट ऑफ इनर्शिया को कैलकुलेट करने के लिए कई तरीके से एक्सिस ऑफ रोटेशन लिए जा सकते हैं। क्लियर है? इस वीडियो में हम लोग पहला केस देखते हैं जब एक्सिस ऑफ रोटेशन किसी रेक्टेंगुलर प्लेट के सेंटर ऑफ मास से होकर गुजरता है और इसके लेंथ के पैरेलल होता है, तो उस एक्सिस ऑफ रोटेशन के बाद रेक्टेंगुलर प्लेट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा और इसे कैसे कैलकुलेट किया जाता है, इसे हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे। क्लियर है? ठीक है, तो मान लेते हैं कि यह हमारे पास एक रेक्टेंगुलर प्लेट है और इस रेक्टेंगुलर प्लेट का यह जो लंबाई है वह L है और इस रेक्टेंगुलर प्लेट का यह जो चौड़ाई है वह B है। क्लियर है? ठीक है, तो हमें जैसा कि यह पता है कि रेक्टेंगुलर प्लेट का जो सेंटर ऑफ मास होता है वह उसके डायगोनल के इंटरसेक्शन पॉइंट पे एग्जिस्ट करता है। क्लियर है? ठीक है, तो मान लेते हैं कि इस रेक्टेंगुलर प्लेट का यह जो पॉइंट है वह सेंटर ऑफ मास को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, इस पॉइंट पर क्या है, इस रेक्टेंगुलर प्लेट का सेंटर ऑफ मास एग्जिस्ट करता है और इस पॉइंट को हम लोग बोल देते हैं O पॉइंट। क्या बोलते हैं? O पॉइंट बोलते हैं। तो एक्सिस ऑफ रोटेशन के बारे में क्या इंफॉर्मेशन दी गई है? एक्सिस ऑफ जो रोटेशन है वह इस सेंटर ऑफ मास होकर गुजर रहा है और किसके पैरेलल है? L के पैरेलल है, यानी इसके लेंथ के पैरेलल है। क्लियर है? तो हम लोग यहाँ पे एक एक्सिस ऑफ रोटेशन ये बना देते हैं। क्लियर है? और इस एक्सिस ऑफ रोटेशन को हम लोग बोल देते हैं AB। AB क्या है हमारे पास? एक्सिस ऑफ रोटेशन है। क्लियर है? क्लियर है? और यह एक्सिस ऑफ रोटेशन कहां से होकर गुजर रहा है? इस रेक्टेंगुलर प्लेट के सेंटर ऑफ मास से होकर गुजर रहा है और किसके पैरेलल है? इस लेंथ के पैरेलल है। क्लियर है? ठीक है, हमें इस AB एक्सिस के अबाउट इस रेक्टेंगुलर प्लेट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना है। क्लियर है? ठीक है, तो मान लेते हैं कि इस रेक्टेंगुलर प्लेट का जो मास है वह कैपिटल M है। मास कितना मान लेते हैं? कैपिटल M मान लेते हैं। तो इस रेक्टेंगुलर प्लेट का जो डेंसिटी होगा वह क्या कहलाएगा? सरफेस डेंसिटी कहलाएगा। और सरफेस डेंसिटी को हम लोग किस से इंडिकेट करते हैं? सिग्मा से इंडिकेट करते हैं। तो मान लेते हैं कि इस रेक्टेंगुलर प्लेट का जो सरफेस डेंसिटी है वह सिग्मा है। तो सिग्मा बराबर होगा कितना? मास अपॉन एरिया ऑफ रेक्टेंगल। ठीक है, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लेट। तो मास कितना माने हैं इस रेक्टेंगुलर प्लेट का? कैपिटल M माने हैं। तो हम लोग यहाँ क्या लिख देंगे? कैपिटल M अपॉन एरिया क्या होता है रेक्टेंगुलर प्लेट का? लंबाई गुने चौड़ाई, यानी L गुने B। तो सिग्मा कितना होगा, यानी इस रेक्टेंगुलर प्लेट का सरफेस डेंसिटी कितना होगा वो हमें पता चल गया। वह होगा कितना? M अपॉन L गुने B। क्लियर है? ठीक है, तो हमें क्या करना है? इस AB एक्सिस के अबाउट इस रेक्टेंगुलर प्लेट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना है। तो हम लोग करेंगे क्या? इस AB एक्सिस के अबाउट हम लोग एक स्ट्रिप कंसीडर करेंगे जो AB के पैरेलल हो। क्लियर है? हम लोग क्या, एक बार रिपीट कर देते हैं, हम लोग करेंगे क्या? इस AB एक्सिस के अबाउट एक स्ट्रिप कंसीडर करेंगे जो किसके पैरेलल हो? इस AB के पैरेलल हो। तो हम लोग करते क्या है कि इसके सेंटर ऑफ मास से x डिस्टेंस ऊपर आते हैं। ठीक है, और यहां पे एक रॉड कंसीडर करते हैं। ठीक है, एक क्या कंसीडर करते हैं? एक रॉड कंसीडर करते हैं। और इस रॉड, यह जो रॉड कंसीडर करते हैं हमें क्या कहलाएगा? एलिमेंट्री स्ट्रिप कहलाएगा। और इस एलिमेंट्री स्ट्रिप जो होगा, यह जो मेरा एलिमेंट्री स्ट्रिप है वह किसके पैरेलल है? यह जो एलिमेंट्री मेरा स्ट्रिप हमने कंसीडर किया यह किसके पैरेलल है? इस AB के पैरेलल है, इस एक्सिस ऑफ रोटेशन के पैरेलल है। क्लियर है? क्लियर है? ठीक है, तो इस एलिमेंट्री स्ट्रिप का जो मास होगा वह कितना होगा? मान लेते हैं कि इस एलिमेंट्री स्ट्रिप का जो मास है वह DM है। कितना मान लेते हैं? इस एलिमेंट्री स्ट्रिप के मास को DM मान लेते हैं। तो DM होगा कितना? इसका डेंसिटी हमारे पास कितना है? सिग्मा है, इंटू एरिया ऑफ दिस स्ट्रिप। क्या लिखेंगे? इंटू एरिया ऑफ दिस एलिमेंट्री स्ट्रिप। क्लियर है? ठीक है, हमने क्या माना है? स्ट्रिप के बारे में क्या माना है? यह जो स्ट्रिप हमने कंसीडर किया है वह सेंटर ऑफ मास से कितना डिस्टेंस पे है? x डिस्टेंस पे है। और इसकी मोटाई कितना माना है हमने? dx माना है। और यह जो स्ट्रिप है वह किसके पैरेलल है? इस AB के पैरेलल है। क्लियर है? ठीक है, तो इस स्ट्रिप का जो मास होगा वह क्या होगा? इस फॉर्मूला से कैलकुलेट होगा। उसे कैसे कैलकुलेट करेंगे? सिग्मा के जगह पे क्या लिखेंगे? M अपॉन L क्रॉस B लिखेंगे। तो सिग्मा के जगह पे हमने लिखा M अपॉन L क्रॉस B इंटू एरिया ऑफ दिस स्ट्रिप। क्या होगा? इस स्ट्रिप का जो लंबाई होगा वह क्या होगा? L के बराबर होगा। क्लियर है? तो स्ट्रिप की लंबाई हमारे पास कितना है? L है। इंटू इस स्ट्रिप की मोटाई कितना है हमारे पास? dx है। तो इंटू क्या कर देंगे? dx। ठीक है, तो हम लोग क्या लिखेंगे? इस स्ट्रिप का जो मास DM होगा वह कितना होगा? M अपॉन L क्रॉस B इंटू L इंटू dx। तो यहाँ से L और L कैंसिल आउट हो जाएगा तो हमें क्या मिलेगा? M अपॉन B इंटू dx। यानी कि इस स्ट्रिप का जो मास मिल गया हमें वह कितना मिला? कुछ इतना मिला। क्लियर है? ठीक है, क्लियर है। तो अब हम लोग करेंगे क्या कि इस स्ट्रिप का
इस ए बी एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करेंगे। क्लियर है। और यह स्ट्रिप हमने कैसा कंसीडर किया है, रॉड के शेप में कंसीडर किया है। क्लियर है। तो हमें यह पता है कि अगर यह हमारे पास एक रॉड हो और इस रॉड का मास कितना हो, कैपिटल एम हो, और एक्सिस ऑफ रोटेशन कुछ यहाँ से ऐसे गुजरे और यह एक्सिस ऑफ रोटेशन इस रॉड के पैरेलल हो और इन दोनों के बीच का यह डिस्टेंस अगर डी हो, तो इस एक्सिस ऑफ रोटेशन को अगर हम ए बी बोले तो इस ए बी एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट इस रॉड का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है वह कितना होता है, मास इंटू डी का स्क्वायर होता है। क्लियर है। कब, जब यह रॉड और इस एक्सिस ऑफ रोटेशन आपस में क्या हो, पैरेलल हो। क्लियर है। ठीक है। तो इस एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट इस रॉड का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है वो कितना होता है, इस रॉड का मास m इंटू रॉड और इस एक्सिस के बीच का जो डिस्टेंस है उस डिस्टेंस का स्क्वायर होता है। क्लियर है। ठीक है। तो इस फॉर्मूला का यूज करके हम लोग इस स्ट्रिप का इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिख सकते हैं। कैसे, तो चूंकि हमने क्या माना है, यह जो स्ट्रिप है वह ए बी के क्या है, पैरेलल है। क्लियर है। और इस स्ट्रिप और इस ए बी के बीच का जो डिस्टेंस है वह कितना है, x है। तो आसानी से हम लोग यह फॉर्मूला लगा करके इस स्ट्रिप का इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट कर सकते हैं। क्लियर है। ठीक है। तो मान लेते हैं कि इस स्ट्रिप का इस ए बी एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वह डी आई है। क्या मान लेते हैं कि इस स्ट्रिप का इस ए बी एक्सिस के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वह कितना है, डी आई है। तो डी आई बराबर होगा कितना, इस स्ट्रिप का मास हमने कितना माना है, डीएम माना है। तो क्या लिखेंगे, डीएम इंटू इस स्ट्रिप और इस ए बी एक्सिस के बीच का जो डिस्टेंस है हमारे पास, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वह कितना है, एक्स है, इंटू क्या लिखेंगे, एक्स का स्क्वायर। क्लियर है। ठीक है। तो इस स्ट्रिप का इस ए बी एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा, इतना होगा। क्लियर है। तो डीएम के जगह पे हम लोग कितना लिख सकते हैं, एम अपॉन बी इंटू डी एक्स, एम अपॉन बी इंटू डी एक्स इंटू क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर। तो यह हमें क्या मिल गया, यह हमें मिल गया इस स्ट्रिप का इस ए बी एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिल गया। हमें क्या चाहिए, इस ए बी एक्सिस के अबाउट इस रेक्टेंगुलर प्लेट का, इस यूनिफॉर्म रेक्टेंगुलर प्लेट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए। तो हम लोग इस इक्वेशन को क्या कर देंगे, इंटीग्रेट कर देंगे विथ प्रॉपर लिमिट। क्लियर है। ठीक है। तो यहाँ पे वेरिएबल कौन है, एक्स वेरिएबल है। तो एक्स जब इस ए बी एक्सिस पर लाई करेगा तो एक्स कितना होगा, यहाँ पे 0। ठीक है। जब x यहां पहुंच जाएगा तो यहां पे x कितना हो जाएगा, इस b का आधा यानी कि प्लस b/2। क्लियर है। जब x इस एक्सिस के नीचे पहुंच जाएगा, यहां पहुंच जाएगा तो यहां पे क्या हो जाएगा, माइनस b/2 यानी कि इस लेंथ का इस b का हाफ हो जाएगा, माइनस b/2 यानी x कहां से कहां तक वैरी करेगा, माइनस b/2 से प्लस b/2 तक वैरी करेगा। क्लियर है। ठीक है। तो इसका जो लोअर लिमिट होगा वह कितना होगा, माइनस b/2 और अपर लिमिट कितना होगा, b/2। बस इसको सॉल्व कर देंगे तो हमें इस एक्सिस के अबाउट, इस ए बी एक्सिस के अबाउट इस रेक्टेंगुलर प्लेट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता चल जाएगा। क्लियर है। ठीक है। ठीक है। तो हम इसको अब मिटा देते हैं। क्लियर है। तब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो मान लेते हैं कि इस ए बी एक्सिस के अबाउट इस रेक्टेंगुलर प्लेट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई है, तो डी आई का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, आई हो जाएगा। क्लियर है। और यहां से m बाई बी कॉन्स्टेंट है, बाहर ले लिए तो m बाई बी बाहर आ गया, इंटीग्रेशन माइनस b/2 से b/2 तक कहा, और क्या होगा अंदर, एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स बचेगा। क्लियर है। और एक्स स्क्वायर का जो इंटीग्रेशन होता है वह कितना होता है, x³ / 3 होता है। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, x³ / 3 माइनस b/2 से b/2। क्लियर है। इसको जब सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 3 को बाहर ले लेते तो m/3b हो गया, इंटू पहले अपर लिमिट डालेंगे तो b/2 का होल क्यू कितना हो जाएगा, bq/8, अब माइनस ऑफ bq/8 हो जाएगा जब लोअर लिमिट डालेंगे। तो बस इसको सॉल्व करेंगे तो आई बराबर हमें क्या मिल जाएगा, 3m/3b इंटू माइनस माइनस प्लस 2bq/8, 2bq/8। इसको अब हम लोग कैंसिल करते हैं, इस b से इसको जब कैंसिल आउट करेंगे तो हमें क्या बचेगा, b² बचेगा, और इस 2 से इस 8 को कैंसिल करेंगे तो हमें क्या बचेगा, 4 बचेगा। तो आई बराबर हमारे पास कितना मिल गया, mb²/12। क्लियर है। ठीक है। तो इस समय हम लोग देख क्या रहे हैं कि इस ए बी एक्सिस के अबाउट इस रेक्टेंगुलर प्लेट का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वह कितना होगा, mb²/12। क्लियर है। एक्सिस ऑफ रोटेशन के बारे में क्या इंफॉर्मेशन दी गई है, एक्सिस ऑफ रोटेशन कहां से होकर गुजरा है, इसके सेंटर ऑफ मास होकर गुजरा और किसके पैरेलल है, इस लेंथ के पैरेलल है। क्लियर है। क्लियर है। तो जब इस फॉर्मूला को आप लोग ध्यान से देखिएगा तो आपको यह पता चलेगा कि इस फॉर्मूला में एल नहीं है, इस रेक्टेंगुलर प्लेट का यह जो लेंथ है वह नहीं है। क्लियर है। यानी कि जब कोई भी एक्सिस उसके किसी रेक्टेंगुलर प्लेट के सेंटर ऑफ मास से होकर गुजरे और
लेंथ के पैरेलल हो तो उस एक्सिस के बाद जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा उसके फॉर्मूला में लेंथ का कोई रोल नहीं होता है। क्लियर है? तो अभी हम लोगों ने यह देखा कि यदि हमारे पास एक रेक्टेंगुलर प्लेट है जिसका मास कैपिटल M है और जिसकी लेंथ L है और जिसका चौड़ाई B है, तो इस रेक्टेंगुलर प्लेट का इस AB एक्सिस के बाद जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वह कितना होगा, mb²/12 होगा। क्लियर है? जहां AB एक्सिस जो है इस रेक्टेंगुलर प्लेट के सेंटर ऑफ मास से होकर गुजर रहा है और इसके लेंथ के, इस रेक्टेंगुलर प्लेट के लेंथ के पैरेलल है। क्लियर है? ठीक है। तो जब हम इस फॉर्मूला को देखेंगे तो हम लोग यह पाएंगे कि इस फॉर्मूला में इस रेक्टेंगुलर प्लेट का यह जो लेंथ है वह टर्म नहीं आया है। क्लियर है? यानी कि किसी भी रेक्टेंगुलर प्लेट का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा उस एक्सिस के बाद जो एक्सिस उसके सेंटर ऑफ मास से होकर गुजरे और उसके लेंथ के पैरेलल हो, ठीक है, तो इस एक्सिस के जो पैरेलल साइड है उस साइड का उसके मोमेंट ऑफ इनर्शिया में कोई रोल नहीं होता है। क्लियर है? तो हम ये कह सकते हैं कि इस साइड को हम लोग नेग्लेक्ट कर सकते हैं। कैसे? तो हम लोग इस साइड को नेग्लेक्ट करने के लिए हम लोग करेंगे क्या कि इस पार्ट को, इस रेक्टेंगुलर प्लेट के इस साइड को हम लोग इधर से कंप्रेस करेंगे और इस साइड को भी इधर से हम लोग क्या करेंगे, कंप्रेस करेंगे। ठीक है? जब हम लोग इधर से कंप्रेस करते 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 यहाँ आएंगे तो हमें कुछ इस तरह का एक रॉड का शेप मिल जाएगा। क्लियर है? और इस रॉड के शेप के पास क्या है, एल है, एल 0 मान लेंगे। क्लियर है? और इस रॉड के शेप का जो केवल लंब लेंथ होगा वह किसके इक्वल होगा, इस बी के इक्वल होगा। क्लियर है? और इस रॉड का जो मास होगा वह क्या होगा, इस रेक्टेंगुलर प्लेट के मास के इक्वल होगा। क्लियर है? यानी कि इस रेक्टेंगुलर प्लेट को हम लोग इस रॉड के रूप में रिप्लेस कर सकते हैं। क्लियर है? जहां इस रॉड का मास कितना होगा, m होगा, और इस रॉड का लेंथ किसके इक्वल होगा, इस b के इक्वल होगा। क्लियर है? ठीक है। तो इस रेक्टेंगुलर प्लेट को हम लोग एक मोमेंट ऑफ इनर्शिया को कैलकुलेट करने के लिए इस टाइप के रॉड में हम लोग रिप्लेस कर सकते हैं। क्लियर है? और इस रॉड के लिए एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या होगा, ए बी ही होगा, और यह क्या होगा, इस रॉड के लेंथ पर क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। क्लियर है? ठीक है। यानी कि इस रेक्टेंगुलर प्लेट को हम लोग इस टाइप में रिप्लेस कर सकते हैं, जहां यह एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या होगा, यह ए बी होगा, और एक्सिस ऑफ रोटेशन इस रॉड के किससे गुजरेगा, सेंटर ऑफ मास होकर गुजरेगा, और लेंथ पर क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। और इस एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट इस रॉड का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वह कितना होगा, mb² / 12 होगा। क्लियर है?